हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप सभी आ जाएं सभी लोग, और आप बिल्कुल एकदम सही जगह पे आए हैं, बिकॉज यहां पे मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेकर आया हूं और ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। तो आपके लिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसके लिए यहाँ पे ये वीडियो बनाया गया। और आपको पता है कि ये जो मैं यहाँ पे टोटल आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे 48 साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वो भी 2020 में आया हुआ सवाल जो कि फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो वीडियो को स्किप मत करना और शुरू से लेकर आखिर देखना। ऐसा देखना, ऐसा पढ़ना कि लगे कि मैं यहाँ पर टेस्ट दे रहा हूँ और एग्जाम दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो आप क्या करना, आंसर देने से पहले, अगर मैं लगता हूँ कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप आंसर देने से पहले वीडियो को रोक लेना, आंसर दे लेना। आप खुद आंसर पहले बनाना, उसके बाद फिर वीडियो आगे बढ़ाना, फिर मिलाना। सही है तो सही है, ठीक करना, गलत तो फिर सुधार लेना। ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ पे सेट बना सकते हैं ऑनलाइन। ओके, तो चलो सवाल शुरू करते हैं। रेडी हो जाओ सभी लोग। ओके, सबसे पहला सवाल है, निम्न से कौन लेंस का आवर्धन है? लेंस का आवर्धन का सूत्र क्या है? भी यू बाई भी, यू भी यू प्लस भी, भी बाई यू। लेंस का आवर्धन का सूत्र क्या होता है? बहुत अच्छे तरीके से ये आपका सवाल और प्रकाश का प्रवर्तन में पढ़े होंगे, जिसमें लेंस के बारे में पढ़ना होता था। आवर्धन, तो आवर्धन का सूत्र होता है भी बाई यू। ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी। तो आप लोग फटाफट आंसर देने की कोशिश करें, एक जरा भी देरी मत करेंगे, कुछ देर ना करें, फटाफट जिसको आंसर पता है फटाफट यहाँ पे कमेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सवाल नंबर सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड आपके सामने है, दिख रहा कि निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो कौन होता है? कॉर्निया या रेटिना या परितारिका या पुतली? तो ऑप्शन यहाँ पे देखें, कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली। नेत्र का रंगीन भाग कौन है? वो आंसर होगा हमारा डी, पुतली है नेत्र का रंगीन भाग। ओके, नेत्र का रंगीन भाग कौन है? पुतली है। ओके, तो हमारा ऑप्शन जो हो गया वो डी राइट आंसर हो गया। ओके, सवाल नंबर पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? सबसे ज़्यादा किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? लाल, नीला, पीला, नारंगी। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं ऑप्शन से कि प्रकाश का कौन सा रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे ज़्यादा, वर्ण के मतलब रंग, प्रकीर्णन जाहिर सा जिसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दिखेगा। और इसी के कारण है कि हमें आकाश जो है नीला दिखाई पड़ता है, मतलब कि नीला रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे ज़्यादा होता है वायुमंडल में। ओके, ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य से हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? किस घटना के कारण? तो आपको पता है सूर्य निकलने और सूर्य यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्य निकलने टाइम और सूर्य डूबने टाइम, डूबने से 2 मिनट पहले और निकलने से सूर्योदय से भी बोल रहा कि 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। परावर्तन के कारण या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण या प्रकीर्णन के कारण या वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों के कारण। तो 4 का आंसर क्या होगा? 4 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा भी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय यानी कि जब सूर्योदय निकलने से पहले हमको 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है। किस लिए दिखाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के वजह से। ऑप्शन हमारा जो होगा वो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखें। 5 सवाल है, निम्न से कौन उभयलिंगी है? जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से सवाल यहाँ पे। तो उभयलिंगी कौन है? ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे कि केंचुआ, मेंढक या मछली या कछुआ। अच्छा, केंचुआ अलग है, कछुआ अलग है। चलो ऑप्शन दिख रहा है आपको। उभयलिंगी कौन है? उभयलिंगी मतलब जिसमें दोनों मिक्स होता है, मानव, मादा और नर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा भी होगा बी। मेढक जो है क्या? उभयलिंगी। क्या है? उभयलिंगी मेढक को बोले थे। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर होगा। 4 का जो आंसर होगा वो बी होगा। 4 नहीं, 5 का जो आंसर क्या होगा? उभयलिंगी। इनमें से कौन है? मेंढक जो है वो उभयलिंगी है। सवाल नंबर 6 पढ़ें। ओ सॉरी, 5 का बी नहीं होगा, सॉरी, ऑप्शन हमारा मिस्टेक होगी यहाँ पे। 5 का आंसर हमारा ए होगा। ठीक है, केचुआ। उभयलिंगी यहाँ पे उदाहरण है केचुआ। ऑप्शन बी बिल्कुल आप लोग का सही आंसर आ रहा था, ऑप्शन ए होगा। चलिए सवाल यहाँ पे नेक्स्ट देखें। 6 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? आम, गुलाब, गेहूं, मटर। बिल्कुल इजी सा सवाल है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना था? तो इसका आंसर होगा मटर के पौधे को। ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, सवाल नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग मतलब जो बेकार अंग है, जिसका कुछ काम ही नहीं है। रीढ़ की हड्डी,
अंगूठा, कान, अपेंडिक्स। रीढ़ की हड्डी तो बिना रहे तो फिर बॉडी खड़ा नहीं हो पाएगा। अंगूठा तो जरूर है, काम के लिए है ही है, अंगूठा दिखाते हैं ना, कान तो सुनने के लिए है। अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स हो गया है, ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया जाता है, जिसका कोई काम नहीं रहता। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। बहुत ईजी सवाल है और बहुत आसान सा सवाल है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण या वृक्षारोपण। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो 8 का हमारा आंसर होगा वन संरक्षण। बिल्कुल, वन पेड़ बचाओ अधिनियम से, पेड़ बचाओ से ये चला हुआ है वन चिपको आंदोलन, जिसे वन को संरक्षण किया जाता था। नेक्स्ट सवाल है कि आधुनिक आवर्त नियम में के अनुसार, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म में निम्न से किसके आवर्त फलन है। तत्वों का जो गुणधर्म है वो किसके आवर्त फलन है, परमाणु द्रव्यमान के या परमाणु संख्या के या परमाणु आकार के या घनत्व का। यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्ले ने दिए थे वो बताना है कि उसमें तत्वों का जो गुणधर्म है वो किसके अनुसार है, किसके आवर्त फलन होते हैं। तो बिल्कुल जानते हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्याओं के आधार पर है। ठीक है, परमाणु संख्याओं के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या का, जिसमें 7 आपका ये क्षैतिज होते हैं और 18 वर्ग होते हैं, और ये जो क्षैतिज देखा क्षैतिज 7 होते हैं। इस तरह से ये लंबा लंबा ऐसे क्षैतिज 7 रहता है और ये 18 वर्ग रहते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में। चलो सवाल हमारा नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्न से क्या कहलाती है। लो, क्षैतिज कतारें को क्या कहते हैं, यानी कि जो ऐसे इस तरह जो कतार जो रहता है, जो मैं बताया हूँ 7 कतार है, उसको क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, समूह कहते हैं, कोष कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आंसर क्या होगा, 10 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन एस, आवर्त कहते हैं। कितने कहते हैं, आवर्त। तो 7 आवर्त याद रखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। और समूह बोले जिसको वर्ग बोलते हैं तो 18 वर्ग या 18 समूह है। याद रहेगा। सवाल नंबर इसका 10 का जो ऑप्शन हमारा बीज होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल देखें, इनमें लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न से कौन सी विधि उपयोग की जाती है। ठीक है, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, या जिंक की परत चढ़ाकर, या इनमें से सभी। 11 का आंसर क्या होगा, 11 का आंसर होगा जाहिर सी बात जंग से बचाने के लिए लोहे को तो हम उसमें जिंक की परत चढ़ाएंगे। ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। ओके, सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल बोलता है इनमें से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से बहुत ईजी सा सवाल है। आप इतने बार ये सवाल को पढ़े हो कि ये सब सवाल अब आपसे मिस्टेक नहीं होगा कि इनमें से कौन धातु है जिसको चाकू से काट सकते हैं। एल्युमिनियम, जिसको एल बोलते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर। एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर। बिल्कुल आसान सा सवाल है और आप यहाँ पे आंसर देंगे। बिल्कुल हमारा आंसर बी होगा, सोडियम। सोडियम है ना, सोडियम है, और पोटेशियम भी जिसको कैलियम बोलते हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम भी है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। आप जानते हैं कि धातु जो है हार्ड होता है, कड़ा होता है, लेकिन ये इतना नरम होता है कि इसको चाकू से काट सकते हैं, सोडियम को, पोटेशियम को, लिथियम को। तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो बी क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 13 है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा। कितना अच्छा आसान सवाल है ये। 2020 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। घेंघा, मधुमेह, स्कर्वी रोग, कौन सा रोग होता है। तो जानते हैं ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्या होता है, घेंघा रोग। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ना ग्वाइटर रोग भी बोलते हैं, घेंघा रोग ग्वाइटर रोग बोलते हैं। और मधुमेह तो जानते हैं इंसुलिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है ना। और एड्स तो ये जानते हैं गलत संबंध बनाने से आपका एड्स ये मतलब बीमारी होता है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से यहाँ पे क्या होगा, घेंघा रोग होता है, जिसके लिए हम लोग आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको ये बीमारी ना हो इसके लिए। ठीक है, सवाल नंबर आपका 14 है कि निम्न से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको पढ़ाया भी था एक बार ग्रंथि के बारे में। तो वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एंड्रोजन।
तो 14 का क्या आंसर होगा? बिल्कुल, देखो मैं बताया था कि पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, तो बहुत सारा हार्मोन का मैं नाम भी बताया था वहाँ पे। तो इनमें से एक ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन से निकलने वाला हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है, पीयूष ग्रंथि जिसको कहते हैं, दिमाग का सबसे छोटा, बॉडी का सबसे छोटा ग्रंथि बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को, और सभी ग्रंथियों का बाप जिसको बोलते हैं मास्टर, सभी ग्रंथियों पर इसका कंट्रोल होता है। तो उसी में से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन निकलता है। ओके, क्लियर है? सवाल नंबर 12, अमीबा में लैंगिक जनन, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है वो किस विधि द्वारा? मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा, इनमें से सभी। 15 का क्या आंसर होगा? तो 15 का जो हमारा आंसर होगा, बिल्कुल जानते हैं जी, अमीबा जैसे एक अमीबा है तो ये टूटता है, विखंडन होता है तो 2 बन जाता है, फिर ये टूटेगा तो फिर ये बनेगा, फिर ये टूटेगा तो ये बनेगा, फिर इस तरह से ये टूटेगा, ये टूटेगा, यानी कि विखंडन होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा होता है। आप फिगर भी देखोगे कि कैसे इसका जनन होता है, बनता है वो। ठीक है, सवाल नंबर आपका 16 है, फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे टोटल आपका 48 सवाल है, जिस तरह से एग्जाम में आता है, ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ टोटल 48 सवाल। फूल का कौन सा भाग है जो फल बदलता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय, बीजांड। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़े हैं। तो जो फूल देखते हैं ना, ये इस तरह से रहता है बना हुआ, और फिर यहाँ से ये फूल निकल जाता है, फूल रहता है, और ये जो देख रहे हैं ये गोल, यही है आपका अंडाशय, और फिर फूल जो है, ये जो अंडाशय है, ये फूल फिर ऐसे मुरझा जाता है, और यही मुरझाने के बाद आपका ये क्या निकलता है? ये फल निकलता है यहाँ से। यानी कि अंडाशय से जो होता है वही आपका फल में बदल जाता है। जो अंडाशय होता है वही क्या होता है? फल। यानी कि हम लोग जो खाते हैं फूल के बाद जो फल खाते हैं वो फल है, क्या है? वो अंडाशय है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे लॉन्ग सा सवाल आपको दिख रहा है। सवाल बोल रहा है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई, है ना, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, अल्फा कण, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर अभिक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ये क्वेश्चन अभी भी हम लोग पढ़े थे कि जब पश्चिम की ओर अपेक्षित, इसका उल्टा सवाल था कि जब उत्तर दक्षिण की ओर ही करेगा, अब विक्षेपित करेगा तो किधर जाएगा सुई? तो आंसर हुआ था पश्चिम की ओर। अब यहाँ पे सवाल उलट के दे दिया गया यहाँ पे, ठीक है, सवाल उलट के दे दिया कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण है अल्फा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगा वो किधर होगा? तो इसका जो आंसर होगा 17 का जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए होगा। क्योंकि इससे पहले मैं सवाल जो करवाया था आपको नाइट में, तो इस सेम सवाल था, सवाल सिर्फ उलट के था कि दक्षिण और उत्तर की ओर विक्षेपित हो रहा तो उसका सुई जो है चुंबकीय क्षेत्र का किधर प्रक्षेपित होगा? तो पश्चिम में आप लोग आंसर बताए थे, वेस्ट में, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। सवाल नंबर पढ़ें यहाँ पे 18, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? कितना वोल्ट का है? वो डिस्ट धारा है या सबसे पहले तो ये जानो कि हमारे घर में जो करंट आता है वो डिस्ट है या प्रत्यवर्ती है? डिस्ट बोलते हैं डीसी धारा को, प्रत्यवर्ती बोलते हैं एसी धारा को। तो हमारे घर में जो करंट आता है वो होता है एसी धारा। तो ये दोनों तो खत्म कहानी। 18 का अब देखो हमारा सी और डी पे डिपेंड करना कौन होगा, लेकिन 12 वोल्ट का नहीं यार, 12 वोल्ट का एक तो बल्ब ही होता है, तो कैसे होगा? नहीं, 220 वोल्ट का आता है, ठीक है, 220 वोल्ट का। ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल देखें 19 है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? किस दिन नहीं कर सकते हैं? मतलब गर्म जल अगर आपको प्राप्त करना है तो हम सौर तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? धूप वाले दिन में या बादलों वाले दिन में, गर्म दिन में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा होगा बादलों वाले दिन में। बिल्कुल आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा, वो राइट आंसर होगा। यानी कि गर्म जल अगर प्राप्त करना है तो हमको सौर तापक का उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते हैं? बादलों वाले दिन में, क्योंकि गर्म के दिन में तो हो ही जाएगा, धूप वाले दिन में तो गर्म हो ही जाएगा, तो बादलों वाले दिन में तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 19 का जो आंसर होगा वो बी राइट आंसर होगा। ओके, सवाल नंबर 20 देखिए आपके सामने हाजिर है। निम्न से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है? कौन सा इनमें से है जो सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा ऊर्जा। ठीक है, तो कौन सा ऊर्जा है जो सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे होगा 20 का जो होगा वो सी आंसर राइट होगा, नाभिकीय ऊर्जा। क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा यहाँ पे राइट आंसर होगा। भूतापीय ऊर्जा है सौर का, पवन ऊर्जा भी सौर का है, जैव मात्रा भी। तो आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर पढ़ते हैं 21 नंबर। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। यानी कि दर्पण के अगर सामने खड़े हैं किसी भी वस्तु पर,
किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अगर सीधा होता है तो वह दर्पण कौन सा होगा? समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल या समतल या अथवा उत्तल, ये बताना आपको। 21 का क्या आंसर होगा? तो देखो केवल समतल मतलब सिर्फ समतल में होगा ऐसा तो नहीं हो बात है। अवतल में तो खैर उल्टा होगा, ठीक है ना, और समतल में तो उल्टा दिखता है प्रतिबिंब, देखते हैं ना, इधर हाथ इधर से इधर दिखता है ना, आईना में दिखता है तो दाएं वाला बाएं तब दिखता होगा आपको। तो यहाँ बोला क्या सीधा प्रतीत होता है। तो देखो एक जगह एक बार इसमें भी वो समतल में आता है और एक बार उत्तल में भी, दोनों में आता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट होगा। केवल उत्तल भी नहीं बोल सकते, समतल या उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी जो होगा वो डी होगा, वो राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन डी इसका राइट होगा। यानी कि किसी भी वस्तु का जो अगर सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो सीधा उत्तल या समतल। ओके, तो सवाल आपका नेक्स्ट देखें। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? कार के जो आगे लगा होता है दर्पण वो कौन सा दर्पण होता है? ठीक है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल या उत्तल दर्पण। किसी कार का अग्रदीप मतलब समझ ना, आगे जो लाइट लगा था कार के आगे देखते हैं लाइट लगा रहता है, ऐसे तो कार के साइड में रहता है दर्पण, जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण बोलते हैं, साइड मिरर जिसको बोलते हैं। कार के अग्रदीप मतलब आगे जैसे जो रोशनी निकलता है कार से, तो ये जो दर्पण लगा रहता है इसमें कार में, है ना, ये लाइट में, वो कौन सा दर्पण होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, अवतल दर्पण होता है। क्या रहता है? अवतल दर्पण होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो गया वो ए हमारा राइट आंसर हो गया। अब सवाल पढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बहुत अच्छा सवाल है। अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है? वायु, बर्फ, कांच या हीरा का? ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा डी होगा, वो राइट आंसर होगा। हीरा का अपवर्तन 2.42 के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का होता है। ओके, ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट पढ़ें कि निम्न से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है कि अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं? उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को, या दोनों को, या बाईफोकल लेंस को? 24 का आंसर क्या होगा? अभिसारी और अपसारी, ये दोनों लेंस को जानना बहुत जरूरी है। तो फिर यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा जो होगा वो ए आंसर होगा, उत्तल लेंस को। बिल्कुल सही है कि अभिसारी लेंस जो है उत्तल लेंस को कहते हैं, और अपसारी लेंस रहता अपसारी लेंस, तो वो होता क्या? अवतल लेंस। तो ये दोनों बात याद रखें, अभिसारी तो उत्तल है ना, उत्तल, अपसारी मतलब अवतल, ये बात याद रखें कि अभिसारी लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, और अपसारी लेंस रहता अपसारी, तो होता हमारा आंसर बी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आंसर हमारा ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट 25वां है, जो कि नीचे इसका ऑप्शन दिख रहा है। ओके, तो ये देखो सही मैं कर दिया हूँ। इनमें से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? बहुत अच्छा सवाल। कौन सा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया रंग कर देता है? Cl2 यानी कि क्लोरीन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 मतलब ऑक्सीजन, यहाँ पे है O2 है ना, ऑक्सीजन। ठीक है, तो कौन इनमें से है जो चूने के पानी का दूधिया रंग करता है? तो 25 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल 25 का जो आंसर, अगर आप लोग को पता है तो आंसर कमेंट करें। ऑप्शन हमारा सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग CO2 लिखते हैं। याद रखेंगे कि कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया रंग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सभी सवालों में भी इंपॉर्टेंट सवाल लगता है हमको। ठीक है, इसलिए आंसर हमारा सी यहाँ पे राइट होगा। याद रखें सवाल को। नेक्स्ट सवाल है, टार्टैरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टार्टैरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में, संतरा में, सिरका में, या इमली में? टार्टैरिक अम्ल किसमें पाया था वो जाने। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा मेरे पास कि टार्टैरिक अम्ल जो पाया था वो पाया था इमली में। क्या पाया था? इमली में जो है टार्टैरिक अम्ल पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे डी आंसर हो गया राइट। और टमाटर और संतरा में, इसमें जानते हैं आप कि सिट्रिक अम्ल, जिसको साइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में तो जानते हैं एसिटिक अम्ल पाया था, एसिटिक अम्ल पाया था। सवाल नंबर नेक्स्ट है, जिप्सम का सूत्र क्या है? बहुत अच्छा सवाल है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपको बताना है जी। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 × H2O, मतलब ये मिस्टेक लिखा हुआ हाफ H2O होना चाहिए, हाफ H2O। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, हाफ H2O। सेकेंड आपका सवाल है कि CaSO4 × 2H2O 10H2O, ये बताना आपको। तो
तो जिप्सम का सूत्र देखो, जिप्सम का सूत्र होता है ऑप्शन हमारा बी होगा, वो राइट आंसर होगा। याद रखना कि 2 भाग पानी होता है। कितना भाग पानी? कैल्शियम सल्फेट और 2 भाग पानी जिप्सम में, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट और 2 भाग पानी। ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सवाल नंबर 28 देखें। सवाल क्या बोलता है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अगर अभिक्रिया करें, यानी कि जिंक और H2SO4 इसके बीच अगर अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगा? तो ZnSO4 तो बन जाएगा हमारा, यहाँ पे ZnSO4 हमारा अभिक्रिया बनेगा, बचा क्या? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो 28 का फिर आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन हमारा सी होगा वो राइट। समझ में आया सवाल? यानी कि देखो Zn हो गया जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, इसको जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये इससे प्रतिस्थापन विधि, एकल विस्थापन जिसको बोलते हैं, तो ZnSO4 हो जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर, तो यही हमारा हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यानी कि जिसको H2 कहते हैं। ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी होगा, वो राइट आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आपको बच्चे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इसका। नेक्स्ट आपका सवाल यहाँ पे दिख रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव है, सबका संरचना इसका ऐसे, जैसे मर्जी वैसा संरचना, जिस तरह से चाहे उस तरह संरचना। आपको फिगर बोलते हैं ना, LKG वाला बच्चा अगर ऐसे ऐसे करके बना भी देगा, वो भी क्या बन जाएगा? अमीबा बन जाएगा। कोई भी LKG UKG वाला बच्चा ही बना देगा ऐसे ऐसे करके, वो भी क्या बन जाएगा? अमीबा बन जाएगा। जैसे मर्जी बना दो अमीबा। अगर नक्शा एग्जाम में आए बनाने की तो बस ऐसे ही कर देना, कोई जरूरी नहीं कि देख के छापना, ऐसे जैसे मर्जी वैसे बना देना। बोलता कैसे पकड़ता है? तो स्पर्श द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपात द्वारा, मुंह द्वारा। बिल्कुल, तो इसका मुंह तो होता नहीं, इसका जीभ तो होता नहीं, स्पर्श होता नहीं, तो हमारा आंसर होगा सी, कूटपात द्वारा। यानी कि जैसे मर्जी, अगर खाना पकड़ना तो खाना की तरह इसका शक्ल बन जाएगा, खाना पकड़ना हो तो, ठीक है, चलना है तो चलने की तरह शक्ल बन जाएगा। ओके, सवाल नंबर 30 है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम जो वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज? चले 30 का आंसर यहाँ पे बताएं। तो कौन सा इनमें से एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन तो प्रोटीन पे करता है, ट्रिप्सिन अलग है, लाइपेज और एमाइलेज। तो यहाँ पर जो आंसर होगा लाइपेज, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी जो होगा वो 30 का राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल पढ़ें, समझ में आ गया आपको? तो ऑप्शन हमारा सी होगा इसका राइट आंसर। सवाल नंबर 31 है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? आप बताएं कि किस प्रकार के श्वसन अगर करते हैं तो ऊर्जा अधिक मुक्त होता है। ऑप्शन आपका वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, या दोनों। वायवीय श्वसन बोलते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है, और अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ पे श्वसन करते हैं, तो अवायवीय श्वसन होता है उसे, ठीक है। तो बोला कि सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा कब होगा? तो जाहिर सी बात जब ऑक्सीजन आप लेंगे तभी तो ज़्यादा अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। जैसे कि हम लोग हो गए या जीव जंतु वगैरह ऑक्सीजन के उपस्थिति में श्वसन करते हैं, तो उसको बोलते हैं वायवीय श्वसन। तो वायवीय जब श्वसन होगा तो जाहिर सी बात ऑक्सीजन की ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगा वहाँ पे। नेक्स्ट है, मछली का श्वसनांक क्या है? यानी कि मछली का श्वसन लेने का भाग क्या है, कौन सी बात है? तो ट्रैकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। मछली का मुख्य अंग बताना, श्वसन अंग कौन सा है? तो चले इसका आंसर बताए। 32 का जो यहाँ पे आंसर होगा गिल्स, जिसको बोलते हैं गलफड़ा। क्या बोलते हैं? गलफड़ा बोलते हैं, है ना। गलफड़ा कहते हैं मछली के श्वसन अंग को। ट्रैकिया कहते हैं जी कि ट्रैकिया जो कीटों वगैरह में, कीट पतंग में होता है। त्वचा तो जैसे मेंढक हो गया, त्वचा से सांस लेता है। और फेफड़ा तो जानते हैं मनुष्य का मेन अंग है, फेफड़ा श्वसन अंग है। ओके, तो अब सवाल पढ़ते हैं नेक्स्ट। सवाल यहाँ पे देखिए 33 नंबर सवाल है, अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? कौन है जो अस्टोमाटा कहते हैं? रंध्र है ना, रंध्र जो खुलता है बंद होता है। अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिका, सहचर कोशिका, चलनी नलिकाएं या मूल रोम? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 33 नंबर सवाल जो यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन हमारा जो होगा वे ए आंसर राइट होगा, द्वार कोशिकाएं द्वारा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर पढ़ते हैं 34। इनमें से बोलता है क्या कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं? इनमें से कौन है? और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल है जी कि इनमें से कौन है जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन और ग्लोमेरुलस निलय। देखो वृक्क क्या होता है? वृक्क बोलते हैं किडनी को। क्या कहते हैं? किडनी को कहते हैं ना, किडनी को बोलते हैं वृक्क। तो किडनी में क्या रहेगा? न्यूरॉन तो नहीं रहेगा, न्यूरॉन तो तंत्रिका है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक इकाई है। वृक्क है कहाँ? नेफ्रॉन की है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। ओके, मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल भी बहुत तेज़ी से समझ में आ गया होगा। और आपको पता है कि ये सवाल आपका एग्जाम में आता है लॉन्ग वाला सवाल में कि नेफ्रॉन का चित्र बनाओ, न्यूरॉन का चित्र बनाओ। तो ये सब जो लॉन्ग वाला सवाल है ना, गाइड में होगा, ये जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए सवाल नंबर पढ़ते हैं 35 सवाल बोलता है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है। उत्सर्जी अंग बोलते हैं जिससे कि हम अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, जो भी है ना बॉडी से। वृक्क, रक्त, श्वेत ग्रंथि या अग्नाशय। अवशोषी अंग, सॉरी उत्सर्जी अंग, जिससे उत्सर्जी होता है। तो खैर इसको तो देखने के बाद आप ऑप्शन बता सकते हो जी कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखो रक्त तो रक्त ही है, श्वेत ग्रंथियाँ हैं ये, अग्नाशय। अवशेषी उत्सर्जी जो अंग है वो है वृक्क, क्योंकि वृक्क का काम क्या है, किडनी का काम क्या है जी, किडनी का काम है आपके ब्लड को, खून को छानना और छान करके अलग करना। जो आपका यूरिन जिसको बोलते हैं, पेशाब बोलते हैं, वो छट करके अलग होता है और फिर मूत्राशय के द्वारा वो बाहर होता है। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, यही हमारा है उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग और बहुत सारा है, जैसे कि चमड़ा देखें, चमड़ा भी क्या है, उत्सर्जी अंग है। ओके, सवाल नंबर नेक्स्ट पे 36 नंबर सवाल है, एंड्रोजन क्या है। बहुत अच्छा सवाल कि एंड्रोजन क्या है। नर लिंग हार्मोन है, मादा लिंग हार्मोन है, पाचक रस है, या इनमें से सभी। एंड्रोजन क्या है, तो 36 का जब आंसर करेंगे आप तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा नर लिंग हार्मोन। क्या है, ऑप्शन हमारा ए होगा, राइट। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा ए होगा। याद रखना है, मादा नहीं होगा, नर लिंग हार्मोन एंड्रोजन। और आप जानते होंगे कि टेस्टोस्टेरोन ये भी आपका नर हार्मोन है, ठीक है। चलो सवाल नंबर पढ़ते हैं आप। 37 नंबर सवाल देखें, वैद्युत प्रतिरोधकता। वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या है, ओम प्रति मीटर या ओम वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट मीटर। बहुत ही अच्छा सवाल है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गलती करते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे प्रतिरोध अलग है और प्रतिरोधकता अलग होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं जी कि प्रतिरोध अलग है, प्रतिरोधकता अलग है। अगर आपसे प्रतिरोध पूछा जाए कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या है, तो आप बोलेंगे ओम है। लेकिन प्रतिरोधकता जब पूछा जाए तो इसका आंसर होगा ओम मीटर। क्या होगा, ओम मीटर। आंसर हमारा जो होगा वो डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि ओम मीटर, ओम प्रति मीटर नहीं बल्कि ओम मीटर। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन दिया, ओम प्रति मीटर है मतलब ओम बटा मीटर, ठीक है। तो ओम मीटर आंसर करेंगे, ऑप्शन हमारा डी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सवाल नंबर 38 पढ़ते हैं कि निम्न से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही ईजी सवाल है ना, बहुत हल्का सवाल है और बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, देखो ऑप्शन है चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जिसमें विद्युत धारा सबसे ज़्यादा प्रवाहित होगा वो है चांदी। क्या है, चांदी। ऑप्शन हमारा ए, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सिल्वर, है ना, जिसका संकेत क्या लिखते हैं, अर्जेंटम, एजी, है ना जी, एजी लिखते हैं। तो 38 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा ए होगा राइट आंसर, ठीक है। लोहा है विद्युत का चालक लेकिन उतना अच्छा चालक नहीं। नाइक्रोम है, रबर तो नहीं है, रबर तो अचालक है। ओके, सवाल अच्छा नाइक्रोम यहाँ पे मैं बताता हूँ। नाइक्रोम यहाँ पे जो है अर्धचालक है, याद रखें। सवाल नंबर नेक्स्ट है आपका 39 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। बहुत अच्छा सवाल है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। फैराडे, ऑस्टेड, एम्पियर, बोर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। 39 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी होगा राइट आंसर, ऑस्टेड। क्या होगा, बी आंसर राइट होगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, ऑस्टेड किया था। बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पे है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल आपका, विद्युत मोटर बदलता है। वाह क्या सवाल है, विद्युत मोटर क्या बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर किसको किसमें बदलता है ये बताना है। तो आप देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जब बोलेंगे तो आप बोलेंगे सर ये तो दूसरा चीज़ है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर यहाँ पे है तो इसका आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता कौन, विद्युत मोटर। और इसी का जस्ट उल्टा है ये, इसी का जस्ट उल्टा हमारा ये है जो बोलता है डायनमो। क्या बोलते हैं, डायनमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता, कौन, डायनमो। लेकिन सवाल हमसे पूछा गया विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। याद रखेंगे सवाल को, बिल्कुल आप याद रखेंगे।
सवाल नंबर हमारा नेक्स्ट 41 है कि इनमें से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है। तो आपको अभिक्रियाशील धातु का लिस्ट जानना पड़ेगा कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है। तो इसमें से देखा जाए तो मैग्नीशियम, लोहा ये सब तो है, लेकिन एल्यूमिनियम यहाँ पे दे दिया गया। तो ऑप्शन हमारा फिर आपका 41 का ऑप्शन, एक मिनट, इसका आंसर ये नहीं होगा, सॉरी। पहले मैं बता दूं कि आपका जो अभिक्रियाशील धातु का जो श्रेणी है, जैसे कि पोटेशियम पहले आता है, फिर सोडियम आता है, फिर आपका लिथियम आता है, फिर आपका कैल्शियम आता है, फिर आपका मैग्नीशियम आता है, फिर आपका एल्युमिनियम आता है, उसके बाद आपका जिंक आता है, फिर आपका Fe आता है। तो यहाँ से पता चल रहा है, ये देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, सबसे अधिक है पोटेशियम और सबसे नीचे जा रहा है, डाउन हो रहा है ये। तो देखो मैग्नीशियम तो ऑप्शन दिया होता है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम भी है, जिंक भी है, लेकिन फेरस जो है, जिसको बोलते हैं फेरम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आयरन, लोहा। तो फिर हमारा आंसर यहाँ पे जो आंसर 41 का जो होगा वो सी आंसर यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, सी आंसर वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इनमें से सबसे कम कौन है। तो इस तरह से इसका लिस्ट नाम याद रखेंगे, नहीं याद रखेंगे तो फिर आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे इस सवाल में, जैसे मैं अभी कन्फ्यूजन हुआ था। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, इसको बताना है कि इनमें से कौन है। तो आपको ये लिस्ट या नाम लिस्ट याद रहेगा तभी आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो इसको जरूर आप देख लीजिएगा एक बार। सवाल नेक्स्ट है, कार्बन का परमाणु संख्या। बहुत इजी सवाल है कि नहीं, कार्बन की परमाणु संख्या। यार ये तो बच्चा वाला खेल दे दिया। कार्बन का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन है ना, कार्बन कितना नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे आ रहा है। ऑप्शन हमारा ये हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, 42 का आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं उसको क्या कहते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाया था इसको, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, सॉरी एल्केन, एल्काइन, एल्कीन। हाँ, इस तरह से सवाल था आपका। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे जी कि एल्केन होता है फर्स्ट में, एल्कीन होता है सेकंड में, और एल्काइन होता है थर्ड में। यानी कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच एक बंधन, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 बंधन, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच 3 बंधन। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी होगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं, वो किस में होते हैं, एल्काइन में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। मिथेन, इस तरह से याद रखें, एथेन, एथीन, एथाइन। सवाल नंबर नेक्स्ट है कि एथेनॉल क्रिया समूह मूलक का सूत्र है। बहुत अच्छा सवाल कि एथेनॉल क्रियाशील मूलक का सूत्र इनमें से कौन है। तो OH, COHO, COO, CO। तो आप देखो एथेनॉल तो OH लगाते कि नहीं, एथेनॉल, मिथेनॉल, एथेनॉल H2, C2H5 ये लिखते हैं ना, और OH लिख देंगे तो क्या बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, सवाल नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं। जब ऑक्सीजन की जब वृद्धि होगा, किसी भी अभिक्रिया जब होता है और उसमें जब ऑक्सीजन की वृद्धि होता है तब उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तब उसे क्या कहते हैं। तो अब आप बोलेंगे सर ये तो इजी सवाल, अपचयन, उपचयन, संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो 45 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए होगा, उपचयन। क्या कहते हैं, उपचयन। जब ऑक्सीजन का वृद्धि होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा वो ए होगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल खत्म होने वाला है, 48 सवाल लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अम्ल का पीएच मान। ये तो खैर भाई एकदम बच्चा वाला सवाल आ गया। इस वीडियो का, इस लेसन का, यानी कि इस शिफ्ट का बोलो 2020 का पहला शिफ्ट का सबसे इजी सवाल देखा जाए तो मेरे ख्याल से यही लग रहा कि सबसे इजी सवाल यहाँ पे देखने को मिल रहा कि अम्ल कौन है। तो अम्ल जानते हैं जो 7 से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। इसमें तो खैर कोई गलती नहीं करेगा, है ना, नहीं गलती करेंगे तो फिर आपको धुलैया हो सकता है फिर। तो अम्ल मतलब जो 7 से, जिसका पीएच मान 7 से कम है उसको बोलते हैं अम्ल, 7 से अधिक है तो उसको बोलते हैं क्षार बोलते हैं, और 7 के बराबर है तो उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। ठीक है, और अम्ल क्षार के जो बीच का जो पैमाना होता है 0 से 14 तक होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। बहुत अच्छा सवाल है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है, इन्हें से बताना है। धोने का सोडा यानी कि धोवन सोडा जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, हाँ, धोने सोडा या धोवन सोडा भी इसको बोल सकते हैं। धोवन सोडा या धोने का सोडा। Na2CO3 Na2CO3 इंटू 2H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 5H2O। तो धोने का सोडा, आपको ये एक्चुअली पता करना कि धोने का सोडा तो सोडियम कार्बोनेट होता ही है, सोडियम कार्बोनेट होता है, लेकिन इसमें पानी भी होता है कुछ भाग। और कितना भाग होता है जी, तो पानी होता है 10 भाग पानी होता है। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O 10 भाग पानी होता है धोने का सोडा। लेकिन अगर आपको दे दे खाने का सोडा, ठीक है, तो NaHCO3 NaHCO3 होगा। ठीक है, तो धोने का सोडा रहेगा तो
Na2CO3 इंटू 10H2O याद रखना। इस तरह से कन्फ्यूजन, देखो कितना सवाल कन्फ्यूजन किया, आप ये भी याद किए हो Na2CO3 कहीं ये भी देता है, लेकिन जब पानी का मात्रा जब यहाँ पे दे देगा तो समझ जाना कि वो नहीं होगा, फिर पानी का मात्रा वाला होगा। ओके, तो समझ में आ गया। ऑप्शन हमारा क्या करेंगे, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सोडियम कार्बोनेट होता है और 10 पानी होता है। सवाल पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चले आओ लास्ट सवाल की तरफ और फिर इस वीडियो को करेंगे लास्ट। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द होता है, जलन का अनुभव होता है, उस अम्ल को क्या कहते हैं जी। बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे कि जब मधुमक्खी काटता है, मधुमक्खी बोलो या तो फिर आप बिच्छू बोलो, बात वही है जो डंक मारता। तो एक डंक मारता जो हमको लहर होता है ना बहुत खतरनाक टाइप का, तो जब लहर होता है तो वो जो अम्ल छोड़ता है एक्चुअली, तो अम्ल जो छोड़ता है वो, और उसके कारण हमको दर्द होता है, जलन महसूस होता है, तो वो कौन सा अम्ल रहता है, मेथनोइक अम्ल, एथनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका 48 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन हमारा ए होगा, वो राइट आंसर। मेथनोइक अम्ल क्या होगा, एथेनोइक नहीं बल्कि मेथनोइक, याद रखना मेथनोइक अम्ल होता है जी, ठीक है। तो इस तरह से आपका 48 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। और फिलहाल आंसर मैं इसको लिख दूंगा और आंसर लिखने के बाद फिर इसका मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। और पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है जी, तो सबसे पहले तो आप टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम। और वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर से आप वहाँ पे सर्च करेंगे AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF। अब जैसे ही PDF सर्च करोगे तो 2-3 ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उस PDF में लिखा हुआ भी रहेगा, और जो लोगो है ना चैनल का, जो लोगो ग्रीन वही लोगो उसमें बना हुआ रहेगा, उसमें लिखा रहेगा PDF 2021, और वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाना। इसका मैं वहाँ पे PDF भेज दूंगा, फिर आप जाके फिर से इसको प्रैक्टिस करना बार बार। ओके, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको ये सारा सवाल क्लियर हो गया होगा। एक एक सवाल मैं करा रहा हूँ, आप भी एक एक सवाल कर करके एकदम कंटेस्ट कर लो, एक क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होना है। 48 में 48 सवाल आंसर आएगा, यानी कि जो भी सवाल आएगा बिल्कुल पूरा कैसे पूरा सही बनेगा। तो बाकी सब्जेक्टिव तो है बहुत सारा, तो सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे इसको, शाम को भी सब्जेक्टिव, आपको पता है टाइमिंग शाम को दिया हो सब्जेक्टिव का। तो फिलहाल इस वीडियो को करता हूँ यहाँ पे लास्ट। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक तो किया बिना जाना मत, है ना, बिना यानी कि कंजूसी गिरी जो अभी तक किए हो, एकदम कंजूसी यहाँ पे ख़त्म करो और लाइक करो। और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, ओके, चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ तक जितना तरह मैं मेहनत कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप बिकॉज देखो मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, पूरा दिन भर इतना सारा रूटीन बनाया हूँ कि आपको पढ़ाना, ये करना। काश आप मेरे से ज़्यादा मेहनत करो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में बोलते ना 4 चांद लग जाएगा। 4 चांद, एक चांद नहीं बल्कि 4 चांद। सोच 4 चांद लग जाएगा तो क्या पूरा रात तो खत्म हो जाएगा, फिर तो रोशनी आ जाएगा दिन में ना। चलो फिलहाल वीडियो को करता है लास्ट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।